we are doing permutation and combination, and in permutation and combination we are discussing about exponent of a prime p in factorial n. तो फैक्टोरियल n का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में। फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 is equal to 3 into 2 into 1, that is equal to 6. Factorial 2 is equal to 1 into 2, that is 2. Factorial 1 is equal to 1. And we define 0 factorial as 1. And I gave you some interpretation of 0 factorial in the last class, some intuitive interpretation of factorial 0, why it is 1. But 0 factorial is defined as 1 also, you can say. Then I discussed about what is the meaning of exponent of a prime p in factorial n. So if I ask you, what is the exponent of 3 in 3 square into 5 square into 7 to the power 5, then you will say that the exponent of 3 in 3 square into 5 square into 7 to the power 5 is 2. The highest power of 3 which divides this number is known as the exponent. What is the exponent of 5 in 75? So you can say that you divide 5, 75 को 5 से divide करो आप, तो ये 25 टाइम्स में चला गया और फिर ये 15 आ गया. So 75 is completely divisible by 5. Now you divide 5 square by 75, that is 25 से आप divide करिए 75 को 3, so completely divisible. But if you divide by 5 cube, no. So 5 square completely divides 75. Therefore, 2 is the exponent of 2 is the exponent of 5 in 75. ठीक है बच्चों? What is the exponent of 3 in 4 factorial or 5 factorial? तो बच्चों, you will write 5 factorial as 1 into 2 into 3 into 4 into 5, and you 6 factorial 6. So now what you do, if you could express, अगर आप किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर सकते हो आप, अगर जैसे कि इस नंबर को आप यहाँ से 3 देखो, 3 कहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, तो 3 की पावर 2 और 2 की यहाँ पे 2 एक है, यहाँ पे एक 2 है और एक यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 3 into 5. ठीक है ना? तो देखो, आई थिंक 8 into 9 into 5, 45 into 8, 360 आ रहा है ना? और यहाँ पे कुछ छूट रहा है, 2 स्क्वायर 2 1 3 1 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए इनफैक्ट. तो अब बच्चों ये हो गया. तो अब वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट,
So 3 की power 2 divides 5 factorial. 3 की power 3 does not divide. ठीक है ना? So therefore 2 is the exponent of 3 in 5 factorial. We do write this as E2. वैसे नोटेशन वगैरह का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ऐसे लिखते हैं is equal to 2. ठीक है बच्चों, तो ये तो थोड़ा बहुत ब्रीफली अबाउट द नोटेशन के बारे में मैंने आपसे बात कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन जो जनरल इन नेचर है, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे अब आगे कि बच्चों हाउ व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ, हाउ टू फाइंड द एक्सपोनेंट। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एक्सपोनेंट इन जनरल। ऑफ p इन n फैक्टोरियल। तो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है वैसे e p फैक्टोरियल n ऐसे लिख सकते हो आप, e p फैक्टोरियल n। इसका मतलब होगा what is the highest power of p which divides factorial n is equal to n upon p plus n upon p square। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये 0 ना हो जाए। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यू नो। जैसे कि आप पता है आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि जैसे मान लो 7.5 है तो ब्रैकेट 7.57 हो जाएगा, 3.4 है तो ये 3 हो जाएगा। इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उस नंबर को मैंने कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय भी ये यूज करता हूँ, इस सिंबल को यूज करता हूँ या लिख देता हूँ इसका मीनिंग इंटीग्रल पार्ट। कई बार मैं इंटीग्रल पार्ट लिख देता हूँ क्योंकि वहां से फील आता है। तो बच्चों 7.5 ब्रैकेट 7.5 इज 7, ब्रैकेट 3.4 इज यू कैन से 3, और 3.8 का ब्रैकेट जो होगा वो बच्चों 3 होगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में क्या होता है बच्चों, ये 3.8 का राउंड ऑफ 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये मतलब ये हुआ कि जैसे 3.8 में से 3 निकाल दो, 3.4 में से 3 निकाल दो, उसका इंटीग्रल पार्ट उसमें से निकाल दो, 7.5 में से 7 निकाल दो, ठीक है ना? जो बच जाए, जो नंबर बचता है ना उसके बाद से वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 7.5 का वो 0.5 है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.4 है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.8 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ करके जो बचता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये है ये इस सिंबल का मीनिंग जो यहाँ पे मैंने यूज किया है। अब देखो इसको अगर सिंपली अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना? तो इसको हम यूज भी करेंगे। तो देखो कई बार मुझे खुद पर्सनली ये अच्छा नहीं लगता लिखना ऐसे e2 100 फैक्टोरियल, क्योंकि ये बच्चों मेमोराइजेशन को यूज करता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा बेटर है लिख दूं यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल n। ये हमारा मतलब है इस सिंबल का, जो यहाँ पे सिंबल यूज किया गया है। और ये सिंबल बहुत ज्यादा बार बार नहीं आना, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं चाहता हूँ कि आप रट्टे मारो। वैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे, जैसे नोट्स को आप रिवाइज तो करोगे ही करोगे 2 बार 3 बार, तो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना? तो अच्छी ही बात है, लेकिन इतना ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100, बस इसको जानो कि दिस मींस एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल्स। There are some symbols in mathematics which are very important and they are recurring in nature, so those you must know, ठीक है ना? तो find exponent of 2 in factorial 100. So what's exponent of 2 in 100 factorial is simply 100 upon 2 plus 100 upon 2 square
प्लस 100/2 क्यूब, और कहां तक जाएगा आप समझ सकते हो, प्लस 100/2⁴। जैसे ही 100 से एक्सीड करेगा रुक जाएंगे हम, क्योंकि उसके बाद तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज 100/2⁵। अब कंप्यूटेशन पे यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। 2⁴ बच्चों 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16, और 2⁵ की तो 32 हो जाएगा, और 100/2⁶ अब 64 हो जाएगा, प्लस 100/2⁷। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे ये सब 0 हो जाएगा। तो देखो 50, 100/2 कंप्लीट इंटीजर होगा तब तो उसका इंटीग्रल पार्ट हो ही जाएगा, और 100/2 स्क्वायर 100/4 25, प्लस 100/8, तो 100 को 8 से डिवाइड करो बच्चों, तो 8 एक बार में चला गया, 8 2 आ गया, 8 दूना 16, 4 सॉरी, ठीक है ना। तो ये बच्चों उसके बाद से जो है ये आएगा ना, तो इसमें इसमें आप क्या ले लोगे, 12 ले लोगे, ठीक है ना। तो 12 यहां से आपने यहां से ले लिया आपने, समझ, यहां तक पहुंच गया आप, प्लस 100/16, तो ये कितनी बार में जाएगा बच्चों, 16 इंटू 5 80 होता है, 16 इंटू 6 96 होता है, तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है ना। प्लस 100 डिवाइडेड बाई 32, तो ये बच्चों कितनी बार में जाएगा, 2 बार में तो चला ही जाएगा कंप्लीटली, 3 बार में 96 3 बार में चला जाएगा ये, और 3 प्लस समथिंग आएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और 64 100 डिवाइडेड बाई 64, तो ये बच्चों कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, प्लस 1, और 100 डिवाइडेड बाई 128 इज व्हाट, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। कितनी बार भी 0 ले लो, 0 ही हो, 0 कितना भी बार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो एक्सपोनेंट आया वो अब ये सभी को ऐड कर लेंगे, ये थोड़ा हमने कंप्यूटेशन किया था यहाँ पे, तो ये मैंने हटा दिया, कोई जरूरत नहीं उसकी। तो देखो 50 और 25 75, और ये 18 और प्लस 4, थोड़ा थोड़ा इसको ऐड कर लिया, 22 97 आ गया, ठीक है ना। तो हमारा आ गया यहां से 2⁻97 डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल, बट 2⁻98 डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल नॉट। बच्चों मैं आपको एक यहाँ पे नोटेशन एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ नोटेशन हियर at this point of time. We also write 2⁻97 divides 100 factorial, कंफ्यूज मत होना, और 2⁻98 does not divide 100 factorial, ये नोटेशन भी यूज किया जाता है। इस वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि इसको डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। आप उससे कंफ्यूज मत होना 2/3 से, ऐसे 2/3 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन का मतलब होगा जैसे कि मान लो ऐसे 2 डिवाइड 6, 4 डज नॉट डिवाइड 6, ऐसे ऐसे मतलब होता है, ठीक है ना। ये 3 डिवाइड 15, 7 डज नॉट डिवाइड 15, तो ये कुछ सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, दिस इज स्टैंडर्ड सिंबल, इफ यू डू रिमेंबर इट नो इशू एट ऑल, ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गया, अब एक्सपोनेंट ऑफ exponent of 3 in 100 5 in 100 factorial, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे EP 100 फैक्टोरियल, और P की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/,
5 स्क्वायर होगा ना 25, 125 and so on. So this is what 20 plus 4 plus 0 plus 0 and so on, and that is what 24. बस इतना. अब बच्चों एक क्वेश्चन अब आपसे मैं और पूछूंगा before we move towards the concept behind this formula, because see, if you know the concept behind this formula, you will have more motivation, and if there is any manipulation in any question, you could better deal with those situations. ठीक है ना? तो मेमोराइजेशन ठीक है, अच्छी बात है, इस फॉर्मूले का मेमोराइजेशन अच्छी बात है, लेकिन इस फॉर्मूले के पीछे का रीजन भी हमको जानना चाहिए. तो अभी उस पे हम लोग आएंगे. अभी तो मैं बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस. अब जो फाइंड द number of zeros at the end of 100 factorial. That is the question. Can anybody answer this question? चलो आप लोग सोच के बताओ इसको. थिंक करो बच्चों और बताओ, सब लोग बताओ. तो बच्चों देखो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूं. जैसे देखो जैसे ये है 120. अब 120 जो नंबर है उसके लास्ट में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है. ये कैसे पता करोगे आप? तो देखो 10 इसको डिवाइड कर रहा है. 10 divides 120. So the exponent of 10 in 120 tells you the number of zeros at the end of 120. 10 की power 2 does not divide 120. So if बच्चों 10 से जब डिवाइड करोगे, जैसे देखो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, 100 ले लो, 100 को आप 10 स्क्वायर से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. 100 को 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा. तो ये जो नंबर 2 है ना, ये आपका बता रहा है कि कुल लास्ट में कितने जीरोज हैं. क्योंकि बच्चों आप जानते हो ना कि अगर 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 जीरो उसमें जो लास्ट में होगा ना वो कैंसिल हो जाएंगे. समझ में आ रही बात ना? जैसे मान लो अगर ऊपर है 1250000 ऐसे है, तो देखो ये वाला दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी 2 जीरो बचा हुआ है, तो 2 जीरो और ला दो तो ये भी कैंसिल हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा था कि 125,0,0,0, अब ये जो नंबर है इसमें लास्ट में कितने जीरोज हैं? तो 4 जीरोज हैं, यानी इसलिए 4 जीरोज हैं क्योंकि 10 की पावर 4 इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली. ठीक है ना? तो सिंपली द प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ, द प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू finding the exponent of 10 in 100 factorial. That is the question here. अब बच्चों now try to understand. हम ये बात तो करते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट 100 फैक्टोरियल में क्या होगा या किसी भी नंबर में क्या होगा, लेकिन 10 is not a prime. 10 is made up of what? 10 is made up of 2 into 5 as a product of two primes, 2 and 5. बच्चों ये ध्यान रखना है आपको
कि किसी भी प्राइम का एक्सपोनेंट निकालने का फॉर्मूला है ये जो हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, ये किसी भी प्राइम का एक्सपोनेंट निकालने का फॉर्मूला है, किसी भी कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट निकालने का ये फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि कंपोजिट नंबर का जो एक्सपोनेंट आप निकालोगे, ठीक है ना, वो प्राइम नंबर का हेल्प लेके निकालोगे, न कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। उसका भी रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो देखो 10 इज इक्वल टू 2 into 5। तो बच्चों अगर 10 का एक्सपोनेंट की बात की जाए, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 10? 10 की पावर मान लो n है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो बच्चों अगर आप एक्सपोनेंट निकालना चाहते हो 10 का, किसी भी नंबर में निकालना चाहते हो, तो आपको चाहिए उस नंबर में 2 और 5 के पेयर्स चाहिए। वन पेयर of 2 and 5 make a 10. So how many pairs of 2 and 5 are there? तो बच्चों यहां पे 100 फैक्टोरियल में आप देख सकते हो 2 की पावर एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई थिंक 97 आया था, एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई थिंक 24 आया था। ठीक है ना, ये आया था, ये पहले हमने निकाला था। तो बच्चों अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस देयर आर 24 pairs of 2 and 5 in 100 फैक्टोरियल। क्योंकि बच्चों अगर 10 बनाना है तो 10 बनने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। इसमें इस नंबर में 24 जो है बच्चों 24 5 है, और इसमें 97 है 2। लेकिन 10 बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? 2 और 5 दोनों चाहिए। तो दोनों तो 24 ही है ना, बाकी जो है 2 अकेले तो बना नहीं पाएगा 10। तो इसलिए बच्चों एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर द एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। ये बच्चों समझ में आ गया? यस नो में एक बार जवाब दे दो सब लोग। डिड यू गेट इट? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग सब लोग बता दो एक बार, चैट में रिप्लाई करके बता दो। डिड यू गेट इट? वेरी गुड। बाकी सब लोग भी जवाब दे दो, यस नो में जवाब दे दो। हाँ गुड। गुड। अब बच्चों जैसे कि मान लो, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे व्हेन यू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 in से 20 फैक्टोरियल। तो बच्चों क्या करोगे? E6 20 फैक्टोरियल अगर ऐसे निकालोगे तो 20/6 प्लस 20/6 स्क्वायर, और ये सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है ना, लिखना मत इसको। अब E2 निकालो 6 फैक्टोरियल में, एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो 20/2 प्लस 20/2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 20/8 प्लस 20/16 and this is equal to 10 plus 5 plus 2 plus 1 that is 18। E2 निकालो, 3 निकालो, सॉरी E3, और ये 6 फैक्टोरियल निकालो, 20 निकालो, 20 फैक्टोरियल। ये जगह 20/3 plus 20/9, this is what 8। बच्चों ये जो है थोड़ा सा गलती हमने किया, यहाँ पे आएगा
20/6 3 आएगा ना। अब बच्चों अब यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 20 फैक्टोरियल इज 20/3 प्लस 20/9 प्लस 20/27, तो वो तो 0 हो जाएगा। 20/27 तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे अब इनफैक्ट देखो, इनफैक्ट द करेक्ट exponent of 6 in 20 factorial is 8. Why this is so? Because देखो यहाँ पे तो आंसर आया था बच्चों। देखो जब आप लिखोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड 20 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into 11 into 12 into 13 into 14 into 15 into 16 into 17 into 18 into 19 into 20। तो जब ऐसे लिखोगे डोंट डू नॉट राइट। तो ये जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला एक्सपोनेंट ऑफ 20 फैक्टोरियल इन 6, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 20 फैक्टोरियल जो 3 की बात कर रहा है, ये किस तरीके की काउंटिंग कर रहा है? ये सिंपली जो 6 के पावर्स है उसको काउंट कर रहा है। यहाँ पे जो 6 के सिंपल जो पावर्स हैं उसको काउंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 6 की पावर 1 है, ठीक है ना, और देखो कहाँ पे 30 और कहाँ पे है 12 होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 6 के जो मल्टीपल है, सारे 6 के जो मल्टीपल्स है उसको काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे 6 हो गया, ये एक यहाँ पे 6 और निकल गया, फिर ये 18 है, एक और निकल गया, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इसलिए इसने 3 बता दिया है। देखो बाकी जगह जब आप यही काम करते हो, बाकी जगह यही काम करते हो, प्राइम के केस में जैसे मान लो अगर आपने निकाला, मान लो अगर आपने निकाला एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 20 फैक्टोरियल बच्चों, तो ये कैसे निकालोगे? 20/5 प्लस 20/25, तो ये मान लो आ गया आपका 4 आ गया। तो जब आप 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into 11 into 12 into 13 into 14 into 15 into 16 into 17 into 18 into 19 into 20 करोगे, तो जो 5 के जो मल्टीपल्स है बच्चों, देखो 5 के मल्टीपल्स, ये इनफैक्ट 5 के मल्टीपल्स को काउंट कर रहा है। कैसे? ये 5 के कुल कितने मल्टीपल हैं। तो देखो अभी मैं आपको इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। 5 यहाँ पे आ गया, फिर 10 यहाँ पे आ गया, 1 2 हो गया, फिर 15 यहाँ पे आ गया, 3 आ गया, फिर यहाँ पे 20 आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से 4 आ गया, और कहीं हो ही नहीं सकता है 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल सिर्फ इसी में आएगा और कहीं नहीं आएगा। जबकि बच्चों देखो जैसे 6 जो है बच्चों, 6 जो है वो 6 के मल्टीपल्स में भी है, और 6 जो है बच्चों 2 और 3 से भी मिलकर बन सकता है। यहाँ पे 6 जो है 2 और 3 से भी मिलकर 6 बन सकता है। 6 जो है सिर्फ 6 के मल्टीपल्स में नहीं है, 6 2 और 3 से भी मिलकर बन सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम आती है जब हम किसी कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट निकालते हैं। तो बच्चों द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एक्सपोनेंट क्या है बच्चों? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ find the exponent of 5 in 100 factorial। यही एग्जांपल ले लो। तो बच्चों नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, या थोड़ा और सिंपल मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आप ले लेता हूं। यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, इन 10 फैक्टोरियल। ये चलो ये ले लेते हैं, लिखना आसान है इसको। तो बच्चों जब आप क्या करोगे, 1 into 10 फैक्टोरियल क्या होता है? देखो 10 फैक्टोरियल होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। नाउ पे अटेंशन, जो पहला जो टर्म है 10/2, ये फॉर्मूला है प्लस 10/2 स्क्वायर प्लस 10/2 क्यूब। यहां तक अब जाओगे तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या काम कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या काम कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या काम कर रहा है, इसको सबसे पहले समझो। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे क्या होता है ना, जो फैक्टोरियल 10 में, सब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सबको समझ में आएगा, ध्यान से सुनोगे तो।
10 फैक्टोरियल का 2 का जो एक्सपोनेंट है, अगर हम 10 फैक्टोरियल में निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये वाला जो टर्म है, जो पहला टर्म है, ये क्या कर रहा है, जो 2 के मल्टीपल्स हैं 10/2, 10/2 का मतलब क्या लॉजिकली होगा, 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 आएगा। इसका मतलब ये कुल कितने 2 के मल्टीपल्स हैं ये बता रहा है, 2 के मल्टीपल्स। तो जितने 2 के मल्टीपल्स हैं उनमें से सब में से एक एक 2 निकाल लिया हमने। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने 2 की पावर 1, ये 4, 2 into 2, ये कितना हो गया 2 into 3। तो बच्चों हमने व्हाट आर द जो देखो जो इस पूरे प्रोडक्ट में बच्चों जो 2 का एक्सपोनेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल से ही आएगा और कहीं से नहीं आ सकता है, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। अगर बच्चों कोई प्राइम नंबर होता है ना, तो मान लो 1 से लेकर के 10 तक का जो प्रोडक्ट है इसमें 2 कहाँ आएगा, तो 2 सिर्फ 2 के मल्टीपल्स में आएगा और कहीं नहीं आ सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर किसी भी और 2 नंबर के प्रोडक्ट कभी भी नहीं हो सकते हैं। प्राइम नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इनटू 1 or that number alone. Prime number cannot be obtained by multiplying 2 integers which are smaller to that. This is 6 है, 6 is equal to 2 into 3, but when there is a 2 is equal to 2, 5 is equal to 5, समझ में आ रही बात ना। 10 है तो 10 is equal to 2 into 5 as a product of 2 smaller primes, but you cannot, this is not the case for the primes. प्राइम नंबर बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको एक्सपोनेंट निकालना है 2 का 10 फैक्टोरियल में, तो जहां पे जो पॉसिबल हॉट स्पॉट है, जहां पे 2 के एक्सपोनेंट्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो बच्चों 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। यहां से बच्चों अब क्या करो, अब जैसे कि क्या है ना कि जैसे कि बच्चों अब जब स्क्वीज कर रहे हैं हम, यहां से हम 2 को निकाल रहे हैं तो कंप्लीटली स्क्वीज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्वीज कर रहे हैं, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा निचोड़ लिया। तो हमने कितना निचोड़ा, हमने सिर्फ यहां से एक 2 ले लिया, यहां से एक 2 ले लिया, यहां से एक 2 ले लिया, यहां से एक 2 ले लिया और यहां से एक 2 ले लिया। तो ये कुल हमने कितने 2 ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब बच क्या गया बच्चों, जब इसमें से आप 2 निकाल दोगे तो बचेगा ये 1 into 2 into 3 into 4 into 5 बच जाएगा। अब बच्चों इसमें से फिर 2 के मल्टीपल्स क्या क्या है, तो इसमें से फिर 2 के मल्टीपल्स 2, 4, ठीक है ना। फिर यहां से आप 2 निकाल, तो देखो यहां से आपने कुल कितने एक्सपोनेंट निकाल लिए, 5। यहां से कुल कितने निकाल लो, 2 निकाल लो। फिर बच्चों यहां से 2 निकालने के बाद फिर ये बच जाएगा 1 into 2 और फिर यहां से 1 निकाल लो। तो देखो ये यही है, ये 5 है, ये 2 है और ये 1 है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमने ये 2 स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों देखो यहां पे 2, 4, 6, 8, 10 ये आपने लिया हुआ है, यहां से एक एक 2 निकाल लिया, लेकिन जो 4 के मल्टीपल थे जैसे 4 और 8, यहां पे और भी 2 पड़े बचे हुए होंगे, ठीक है बच्चों। तो वो हमने 4 और 8 का हमने 4 से डिवाइड करेंगे तभी 4 के मल्टीपल्स आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने 2 के मल्टीपल्स निकाल लिए, अब 2 के मल्टीपल्स में से हमने एक एक 2 निकाल लिया। अब जो बच गया है, अब कहां बच्चों और 2 बचा होगा, जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वहां पे बचा होगा, वहां से भी हमने निकाल लिया। फिर उनमें से फिर कहां पे बचा होगा, 2 क्यूब होगा, 8 होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम निकालने का काम करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि ये इस फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। डिड यू गेट इट, कितने लोगों को समझ में आ गया, जस्ट आई वांट टू नो कि क्या आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट आई वांट टू नो। तो बच्चों ये पूरा स्टोरी था हमारा, एक्सपोनेंट की स्टोरी है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा और थिंक करोगे आप, सेल्फ थिंकिंग करोगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगर आपसे कोई शॉर्टकट एक बताता हूं, अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ
6 in 30 फैक्टोरियल। तो बच्चों 6 in 30 फैक्टोरियल अगर आप एक्सपोनेंट निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे बच्चों 6 इज इक्वल टू 2 into 3, ठीक है ना। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ कि अगर 30 फैक्टोरियल में बच्चों अगर 6 का एक्सपोनेंट निकालना है तो 6 तो एक कंपोजिट नंबर है, तो हम 30 फैक्टोरियल में किसका एक्सपोनेंट निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का निकालें, 3 का निकालें और देखें कुल कितने पेयर हैं बच्चों। तो कुल पेयर बनाने के लिए आप, इससे बेटर है कि आप उसका एक्सपोनेंट निकाल दो जो कम आएगा, जिसकी संख्या कम होगी। तो बच्चों बताओ कि अगर हम 30 फैक्टोरियल में 6 का एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम 30 फैक्टोरियल में किसका एक्सपोनेंट निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का एक्सपोनेंट निकाल देंगे या 3 का एक्सपोनेंट निकाल देंगे? यस, सिंपली फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 6 in 30 factorial is equal to exponent of 3 in 30 factorial, and that is equal to 30 upon 3 plus 30 upon 9 plus 30 upon 27, and that's all. 10 14। अब बच्चों आपसे पूछा जाता है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 15 in 30 factorial. The solution 15 is equal to 3 into 5, and simply exponent of 15 in 30 factorial is equal to exponent of 5 in 30 factorial, and that is equal to 30 upon 5 plus 30 upon 5 square, and that is equal to 6 plus 1 and 0, that is 7। हो गया ना। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इस कमिंग फ्राइडे को जो टेस्ट होगा वो बच्चों इसमें ये एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। मैं कुछ और क्वेश्चन बना करके बच्चों आपको दे दूंगा, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं उसको नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेट करके मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लोगे तो वो क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम आ जाते हैं, ये हमने इसलिए लर्न किया क्योंकि इसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आने वाले जो है कॉन्सेप्ट्स में होगा। अब बच्चों अब हम आ जाते हैं जो कि हमारा जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, उससे बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है ना। ये थोड़ा इनडायरेक्टली लिंक्ड है लेकिन लिंक्ड भी है। अब आपको डायरेक्ट चीजें दिखेंगी कि डायरेक्ट काउंटिंग वाली प्रॉब्लम आपको दिखेंगी। तो बच्चों क्वेश्चन अब हमारा ये है, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम काउंटिंग। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बच्चों जैसे देखो, अगर बिल्कुल बेसिक आइडिया की बात किया जाए तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, ध्यान से समझो। मान लो बच्चों आपके पास मान लो किसी क्लास में बच्चों मान लो 15 बॉयज हैं और मान लो 14 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास इफ देयर आर 15 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। अगर मान लो किसी क्लास में बच्चों कोई क्लासरूम है और उसमें जो है बच्चों कितने बच्चे हैं ये काउंट करना है, तो आप सिंपली क्या काउंट कर लो, हाउ मेनी बॉयज आर देयर एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर,
और इसको वर्टिकली ऊपर नीचे रख करके काउंटिंग कर लो। 5 और 4 9, 29। तो देयर आर 29 पीपल इन द यू कैन से क्लास। तो बच्चों क्या होता है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो आपके घर में जो है कोई बहुत हैवी सा कोई मान लो जो है कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो कोई मतलब राइस है, मान लो राइस है, और मान लो बच्चों राइस किसी बॉक्स में जो है 100 kg राइस है, और आपको क्या करना है बच्चों, इस राइस को यहां से यहां पे मूव करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें से 20 kg प्लस 20 kg प्लस 20 kg ऐसे करके आप मूव कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार में मूव आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ दिस इज सो हैवी, तो आप क्या करो 20 kg करके आप उसको 5 बार में आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। बच्चों ये बात समझ में आ रही है? इसी को बच्चों बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है बच्चों कि आप जो है जिसको काउंट करना है, बच्चों ध्यान से सुनना, हमको ध्यान से सुनना, क्लास में कुल कितने बच्चे हैं ये काउंट करना है आपको। तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे करने की बजाय आप 2 कैटेगरी बना दो, एक बॉयज का और एक गर्ल्स का, और उस कैटेगरी के रिगार्डिंग कैटेगरी 1 को पहले काउंट करो। मतलब आप मान लो कोई खूब बड़ा सा मान लो सेट है, कोई सेट है, ठीक है ना, जिसमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सेट का मतलब तो सब लोग जानते ही हो, सेट तो अब आपकी लाइफ में आ चुका है, ठीक है ना। तो कोई बच्चों सेट है, जैसे मान लो कोई क्लासरूम है जिसमें जो स्टूडेंट्स है, दे आर सेट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज ए सेट। So I am not simply going to call a collection, I am going to call a set, ठीक है ना। तो बच्चों अब मान लो किसी क्लास में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करना चाहते हो, तो आप 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर लो। एक कैटेगरी में क्या हो गया, बॉयज को काउंट कर लो, दूसरी कैटेगरी में गर्ल्स को काउंट कर लो, और फिर बॉयज प्लस गर्ल्स इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये आपका एजम्पशन है कि उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स है ऑब्वियसली, तो total number of boys plus total number of girls, that is going to be the total number of students in that class। या आप इस कैटेगरी को किसी और तरीके से भी कर सकते हो, आप ये कैटेगरी ऐसे भी कर सकते हो कि जिन बच्चों ने स्पेक्स लगाया है, ठीक है ना, उनको पहले काउंट कर लो। तो मान लो इस कैटेगरी में मान लो बच्चों जो है अभी हमारे पास 15 बॉयज थे ना और 14 गर्ल्स थे, तो मान लो बच्चों मान लो जो है 20 मान लो जो है बच्चों ऐसे मिल गया, हमारे 9 ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने स्पेक्स पहना हुआ है, एंड दोज हु हैव नॉट स्पेक्स, तो ये 20 हो गए। तो कुल कितने आ गए, 29। ये भी काउंटिंग हो गया। अब बच्चों एक काम और कर सकते हो कि आप इसको कैटेगराइज ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो, ध्यान रखो, और हर बार आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो यानी कि बच्चों किसी भी, जैसे कि बच्चों मान लो 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेके 100 तक कुल कितने इंटीजर्स होते हैं, सबको पता है कितने होते हैं, 100 ही होते हैं, ये काउंट करना है। तो सबसे पहले इवन काउंट कर लो, कुल कितने इवन है, तो 50 इवन है, और 50 ऑड है, सो देयर आर 100 इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है बच्चों। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 होता है, एक होता है एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो एडिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि जो गिवन सेट है बच्चों, ये कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों, ये पता करना, उसको सीधा सीधा काउंट करना, सीधा सीधा अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे 100 kg का वेट है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ठीक है ना, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग मूव हो जाएगा, लेकिन एक कोई बंदा है, कोई पर्सन है मान लो जिसकी कैपेसिटी 100 kg उठाने की है ही नहीं है, वो 20 kg से ज्यादा उठा ही नहीं सकता है, तो अब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, 20 kg, ठीक है ना, मैं डिवाइड करके उसको मूव करेगा। अब मान लो कोई पर्सन है जो 100 kg चलो उठा सकता है, तो वो तो मूव कर लेगा, लेकिन फिर उसके सामने एक चुनौती आ जाएगी कि अगर 200 kg होगा तो वो क्या करेगा। तो कोई हर एक इंसान को ब्रेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम को कैटेगरी में, ये तो कंफर्म है। ये नहीं कि सर मैं सीधे जाके काउंट कर लूंगा, ऐसे नहीं पॉसिबल है। अभी प्रॉब्लम आपकी ऐसी ऐसी आएंगी
जिसको आप नहीं काउंट कर पाओगे। मैनुअली आपको एक एक करके काउंटिंग बच्चों नहीं किया जा सकता है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बच्चों कि देखो, यू हैव टू यूज द आइडियाज तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो, आप लोग इस बात से बहुत फेमिलियर हो, आप जानते हो कि जो है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 100 अगर करना है, ठीक है ना, तो ये तो कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि 1 + 2 3, फिर 1 + 2 + 3 = 6, फिर 1 + 2 + 3 + 4 = 6 + 4 = 10, ठीक है ना। तो ये बच्चों, चलो मान लो 100 तो कम छोटा नंबर है, कर लोगे यहाँ पे, लेकिन व्हाट अबाउट 1 से लेके 1000 तक ऐड करना है, 1 से लेके 10,000 तक ऐड करना है, तो लुक फॉर आइडिया, and that idea, you know, that idea is what? 1 + 2 + 3 and so on, 99 + 100, 100 + 99 and so on, plus 2 + 1, and इसको s ले लेते हो, इसको s ले लेते हो, इसको 2s बोल देते हो, 101 + 101 + 101 + 101 + 101, and you know that this is 101 times 100. And now this problem becomes a problem of multiplication, and multiplying 101 by 100 is very simple, and then 2s, and then divide this by. तो बच्चों अब ये जो है बच्चों, सिर्फ this idea just not solve the problem of counting 1 to 100, but also this gave you a way to this formula just not give you the way to add 1 to 100, but also how to add 1 to 10, how to add 1 to 20, how to add 1 to 1000, how to add 1 to 1 billion. And also when you are counting like this, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, etc., there is a chance of mistake also, but here there is no scope of mistake, less chance of mistake. तो बच्चों इसलिए इस बात का जवाब तो ये नहीं है कि हम काउंटिंग प्रॉब्लम को हम सिंपली एक एक ऑब्जेक्ट को हम काउंट कर लेंगे, ऐसे ये रास्ता तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको 1 से लेके 100 तक ऐड करना है और आप ऐसे इतना बोरिंग वे से आप उसको काउंट करोगे, वैसे ही हो जाएगा। You have to look for the ideas, and those two ideas are fundamental principle of counting. One is known as the multiplication principle and another is known as the एडिशन प्रिंसिपल। अब ये एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो है बच्चों, इसको प्रैक्टिस से हम लर्न करेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो बट बिफोर वी स्टार्ट, ऑब्वियसली वी शुड आल्सो बी मोटिवेटेड, ठीक है ना, कि हम करने क्या जा रहे हैं, होने वाला क्या है। तो बच्चों जैसे कि मान लो मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये तो हो गया एडिशन प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया कि जैसे कि देखो, अगर मान लो कोई बड़ा सा कोई मान लो जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बच्चों, कोई बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके फ्रंट पे मान लो जो है बच्चों 3 डोर हैं और बैक पे भी 2 डोर हैं उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए, और आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टोटल डोर्स आर देयर टू एंटर इनटू द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर। तो बच्चों 3 आगे से जाने के हैं और 2 पीछे से भी जाने के हैं। तो 3 तरीके से आप आगे से जा सकते हो और 2 तरीके से आप पीछे से जा सकते हो। तो कुल कितने तरीके हो गए? 3 + 2 5। दिस इज एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बच्चों क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बच्चों जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक्सटेंशन ऑफ एडिशन प्रिंसिपल ही है। दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ, यू कैन से, एडिशन प्रिंसिपल ओनली। इसमें क्या होता है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो कि आपके पास 3 सिटी, मान लो ए से बी आपको जाना है और फिर बी से सी पे जाना है। मान लो रोहतक से दिल्ली जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है ना। ए बी सी आर द 3 सिटीज। ए से बी तक जाने के बच्चों मान लो आपके पास 3 तरीके हैं और बी से सी तक जाने के आपके पास 2 तरीके हैं। तो बच्चों अब हम करते क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको जाना है ए से लेके सी तक, ठीक है ना, हमको जाना है ए से सी तक, और हमने ये नोटिस किया कि ए से बी तक जाने के भी कुछ तरीके हैं और बी से सी तक भी जाने के कुछ तरीके हैं। अब ए से बी तक बच्चों जो जाने के जो 3 तरीके हैं, ठीक है ना, उन तीनों में से एक आपको चूज करना है, और बी से सी तक जाने के जो 2 तरीके हैं उनमें से एक आपको चूज करना है। यानी ये जो पूरी जर्नी है यहां से लेके यहां तक वाली, वो
दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है ना। दो स्टेजेस में डिवाइड हो गया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। दोनों स्टेजेस का होना जरूरी है, दोनों स्टेज होगा। स्टेज 1 में ए से बी तक आप कितने तरीके से जा सकते हो? 3 तरीके से। स्टेज बी में आप बी से सी तक कुल कितने तरीके से जा सकते हो? 2 तरीके से। तो बच्चों ए से सी तक जाने के कुल तरीके कितने होंगे? 3 into 2 दैट इज 6। अब ऐड क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन है ना। ऐड इसलिए नहीं किया कि यहां पे बीच में एंड लगा हुआ है, एंड। बच्चों जैसे कि जो हमारी प्रॉब्लम थी कि एक क्लास में जो है, मान लो जो है हमारे 15 बॉयज थे एंड 14 गर्ल्स थी। अब हमने ऐड क्यों? टोटल जानने के लिए, टोटल जानने के लिए देखो कुछ हम लोग बहुत बेसिक एलिमेंट्री प्रॉब्लम व्हिच मे सीम्स टू बी वेरी ट्रिवियल टू यू, बट सिंस वी आर मेकिंग अ entire building on those basic things only, so we must know those basic things, or we must emphasize those basic things. तो बच्चों ये 29 तो आंसर आ गया इसका। अब ये आपने यहाँ पे ऐड क्यों किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया? दैट इज द क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आपको ऐड इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि बच्चों 15 बॉयज आर देयर एंड 14 गर्ल्स आर देयर, इनके बीच में आर है बच्चों। यहाँ पे आप पेयर नहीं बना रहे हो, बॉयज और गर्ल्स का पेयर नहीं बना रहे हो। अगर आपको यहीं से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता बच्चों कि एक क्लास में 15 बॉयज है और 14 गर्ल्स हैं, ठीक है ना, और 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है, 2 स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाता है कि 15 बॉयज और 14 गर्ल्स हैं और एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, यू सिलेक्ट 1 पर्सन, तो आप बोलोगे कि आई कैन सिलेक्ट बॉयज इन 15 वेज, or I can select girls in 14 ways. So therefore there are total 29 ways. Now when I ask you select two persons, 1 boy and 1 girl. तो बच्चों अब बॉयज के सिलेक्ट करने के तरीके कितने? 15, और गर्ल्स के सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 14, और यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे बच्चों बॉयज एंड गर्ल आ गया, बॉयज एंड गर्ल। तो जहां पे बच्चों एंड आएगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा, और जहां पे आर आएगा वहां पे एडिशन होगा। ये चीज अभी और धीरे धीरे क्लियर होगी अब बच्चों। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे इस पे, कल की क्लास में भी सोचेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स व्हिच आर अदरवाइज आर डिफिकल्ट, हार्ड प्रॉब्लम, इफ यू आर नॉट डीलिंग दोस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ द यू कैन से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ठीक है बच्चों, कल की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज आप जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक्सपोनेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो प्रैक्टिस कर लेना। मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, ठीक है ना, 5-6 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो एडिशन प्रिंसिपल है और जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, ठीक है ना, इस पे थोड़ा वर्क करना, सोचना कि अभी जो आज मैंने जो बातें आपको बताई थी उसका क्या सेंस बनता है, क्या मीनिंग निकलता है। ठीक है बच्चों।